नमस्कार। आज हम एक ऐसी काल्पनिक कहानी पर बात करेंगे जो हमें कई बार भारतीय राजनीति की असलियत के काफी करीब महसूस कराती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे आम लोगों की जो बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं वो अक्सर राजनीतिक मजबूरियों और सत्ता के इस कभी न खत्म होने वाले खेल में मतलब उलझ कर रह जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये जो हमारी बातचीत है आज की, जी। ये असल में सत्ता का खेल, जनता की उम्मीदें और आदर्शों की कसौटी नाम के एक लेख के कुछ खास हिस्सों पर आधारित है। अच्छा। ये लेख भी इसी कश्मकश को, इसी द्वंद्व को समझने की कोशिश करता है। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है आज कि इस कहानी के जरिए हम समझें कि राजनीति में कैसे नई उम्मीदें जगती हैं, फिर सत्ता तक पहुंचने के लिए कैसे समझौते होते हैं और फिर उन शुरुआती आदर्शों के सामने क्या-क्या मुश्किलें आती हैं, क्या चुनौतियां खड़ी होती हैं। इसको थोड़ा गहराई से देखें। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। तो चलिए पहले कहानी का माहौल समझते हैं। सोचिए, एक छोटा सा राज्य है और विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, होने ही वाले हैं। बरसों से क्या हो रहा है कि सत्ता में बारी बारी से दो पुरानी मतलब जमी जमाई पार्टियां आती रही हैं और जनता उनके वादों से, उनके दावों से कह सकते हैं करीब करीब थक चुकी है। हाँ, वही घिसे पिटे वादे। बिल्कुल। हम आएंगे तो 24 घंटे बिजली देंगे, हर युवा को पक्की नौकरी, किसानों को उपज का दोगुना दाम और सबसे मजेदार वादा, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म। जो कभी नहीं होता। वही तो। हकीकत तो यही है ना कि चुनाव जीतने के बाद ये वादे ज्यादातर खोखले ही साबित होते आए हैं। सरकारी दफ्तरों में काम कराना हो तो वही चक्कर काटो, लाल पीता शाही जिसे कहते हैं। हाँ। नियम कानून का ऐसा जाल, क्या आम आदमी उसी में उलझा रह जाए? और भ्रष्टाचार वो कम होने के बजाय शायद और जड़ें जमा लेता है। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि आम जनता को लगता है कि भाई उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। एक ठहराव सा आ गया है हवा में, एक गहरी मायूसी है। और ये मायूसी सिर्फ सुविधाओं की कमी की नहीं है, ये भरोसे के टूटने की भी है। बहुत बड़ी बात है ये। और ठीक इसी मायूसी के माहौल में एक नई राजनीतिक ताकत उभरती है। नाम रखा है जनता की पार्टी। अच्छा। और इसके नेता हैं राजेश। कोई बड़े राजनीतिक खानदान से नहीं है, बल्कि एक सीधे साधे ईमानदार स्कूल मास्टर। हो, स्कूल मास्टर राजनीति में? ये दिलचस्प है। हाँ, और राजेश ने पिछले कई साल पार्टियों के दफ्तरों में चक्कर काटने में नहीं बिताए, बल्कि गांव-गांव की धूल फांकते हुए, लोगों के बीच बैठकर, उनकी मुश्किलें सुनकर, उनकी तकलीफों को महसूस करके बिताए हैं। उनकी अपनी कोई बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखती नहीं है, बस एक लगन सी है कि कुछ बदलना चाहिए। तो ये जो उनकी सादगी है, उनके बात करने का तरीका जिसमें कोई बनावट नहीं है, और उनकी अब तक की जो बेदाग छवि बताई जा रही है, हाँ, ये सब मिलकर लोगों के मन में शायद एक चिंगारी सी जला देती है। उनको लगता है शायद ये आदमी अलग है, ये वाकई हमारे लिए सोचेगा, ये कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा। एक उम्मीद बंधती है। हाँ, एक उम्मीद कि शायद इस बार कुछ सही में बदलाव हो। बिल्कुल। और ये उम्मीद ना चुनाव प्रचार के दौरान साफ दिखती भी है। देखिए, एक तरफ तो पुरानी पार्टियां हैं जो पैसा और ताकत का खुला प्रदर्शन कर रही हैं। हाँ, बड़ी बड़ी रैलियां, लाखों का खर्चा, मंचों पर फिल्मी सितारों को बुलाया जा रहा है भीड़ खींचने के लिए, सड़कों पर महंगी गाड़ियों के लंबे लंबे काफिले, रौब जमाने की कोशिश। हाँ, वो पूरा माहौल बनाते हैं। माहौल ऐसा कि जैसे चुनाव लड़ना नहीं, जीतना तो उनकी जेब में ही रखा है। और दूसरी तरफ राजेश और उनकी जनता की पार्टी। उनके पास ना तो ज्यादा पैसा है, ना बड़ी गाड़ियां, ना फिल्मी सितारे। तो फिर वो प्रचार कैसे कर रहे हैं? उनके कार्यकर्ता, जिनमें ज्यादातर आम लोग हैं, छात्र हैं, किसान हैं, वो पैदल ही गांव-गांव, गली-गली घूम रहे हैं, घर-घर जाकर दस्तक दे रहे हैं, लोगों से सीधे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं पर बात कर रहे हैं। जमीनी संपर्क मतलब। बिल्कुल। और उनका एक ही नारा है जो लोगों को बहुत बहुत छू रहा है, हम वादा नहीं करते, हम जिम्मेदारी निभाएंगे। ये तो सीधा चोट है पुरानी राजनीति पर। हाँ, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये पुरानी राजनीति के खोखलेपन पर एक सीधी चोट है। ये फर्क साफ नजर आ रहा है। एक तरफ सत्ता का वो अहंकार, वो प्रदर्शन, और दूसरी तरफ जमीन से जुड़ने की एक ईमानदार कोशिश। देखिए, राजेश का जो किरदार है यहाँ, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाता,
वो एक प्रतीक बन जाता है। किस तरह का प्रतीक? वो उस आदर्शवादी का प्रतीक है जो समाज में, व्यवस्था में फैली गंदगी को, भ्रष्टाचार को, उदासीनता को देखकर उसे बदलने के एक नेक इरादे से, एक पवित्र सोच से राजनीति के मैदान में उतरता है। और जनता ऐसी छवि से जुड़ती क्यों है? फौरन जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हर आम आदमी के मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा तो होती ही है कि काश कोई ऐसा हो जो सच में हमारी सुने, जो हमारी तरह सोचे, जो सत्ता में जाकर बदल ना जाए। राजेश की ईमानदारी, उनकी जमीनी मेहनत उन्हें वो भरोसा देती है जो पुरानी पार्टियों के नेता पूरी तरह खो चुके हैं, और ये भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। और लगता है ये भरोसा वोटों में बदला भी। चुनाव के नतीजे आते हैं और सब हैरान। क्या हुआ? जनता की पार्टी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा सीटें जीती। ये एकदम साफ संकेत था कि जनता बदलाव चाहती थी और उसने राजेश के रूप में वो उम्मीद देख ली थी। लेकिन मुझे लग रहा है कोई लेकिन है यहाँ। हाँ, कहानी में यहीं एक बड़ा मोड़ आता है। इतनी बड़ी जीत के बावजूद उन्हें सरकार बनाने के लिए जो जरूरी पूर्ण बहुमत चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता। ओ, तो सबसे बड़ी पार्टी बने पर सरकार अकेले नहीं बना सकते। बिल्कुल। और अब उनके सामने खड़ी होती है राजनीति की असली परीक्षा, सबसे कठिन वाली। सरकार बनानी है तो किसी दूसरी पार्टी का समर्थन लेना ही होगा। और विडंबना देखें, हाँ, समर्थन के लिए उन्हें जाना पड़ेगा उन्हीं पुरानी पार्टियों में से किसी एक के पास, जिनके खिलाफ लड़कर, जिनकी नीतियों का विरोध करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई। बिल्कुल। एक तरफ तो वो सिद्धांत हैं, वो आदर्श हैं जिनकी बुनियाद पर पार्टी खड़ी हुई थी। दूसरी तरफ है सत्ता, जिसके बिना वो बदलाव कैसे लाएंगे जिसके लिए लोगों ने वोट दिया है। क्या करें? सिद्धांतों पर अड़े रहें और विपक्ष में बैठ जाएं, या सत्ता पाने के लिए और शायद कुछ अच्छा करने की उम्मीद में एक ऐसी पार्टी से हाथ मिला लें जिसकी कार्यशैली, जिसकी विचारधारा से वो सहमत ही नहीं है। ये बहुत बहुत मुश्किल फैसला होता है, और यहीं से राजनीति का वो असली गणित शुरू होता है, जहां आदर्शों को यथार्थ की, मतलब असलियत की जमीन पर उतरना पड़ता है। हाँ, करना चाहिए, हमारी पहचान ही हमारी ईमानदारी है। और दूसरे शायद ये तर्क दे रहे होंगे कि अगर हम सत्ता से बाहर रहे तो जनता का भरोसा टूटेगा। वो कहेंगे कि देखो, हमने मौका दिया था पर इन्होंने गवा दिया। काफी जद्दोजहद हुई होगी। यकीनन। और आखिर में राजेश और उनकी पार्टी गठबंधन करने का फैसला ले लेते हैं। वो उस पुरानी पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं जो दूसरे नंबर पर आई थी। अच्छा। शायद मन में यही सोच रही होगी कि सत्ता में रहकर, सिस्टम के अंदर रहकर ही सिस्टम को बदला जा सकता है। बाहर रहकर आवाज उठाने से ज्यादा असरदार शायद अंदर रहकर काम करना हो। ये तर्क दिया जाता है अक्सर कि जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए ये व्यवहारिक, मतलब प्रैक्टिकल कदम उठाना जरूरी है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, यही हमें गठबंधन की राजनीति की जो पेचीदगियां हैं, जो जटिलताएं हैं, उनको समझना होगा। ये सिर्फ दो पार्टियों का हाथ मिलाना भर नहीं होता। तो क्या होता है ये? ये सत्ता, संसाधन और विचारधारा, इन सब का एक बहुत मुश्किल संतुलन साधना होता है। सत्ता में बने रहने के लिए, या कई बार तो सिर्फ रोजमर्रा के काम करने के लिए भी ऐसे समझौते करने पड़ते हैं जो अकेले सरकार में शायद कभी न करने पड़े। जैसे किस तरह के समझौते? स्रोत भी बताता है कि अक्सर ये समझौते कैसे होते हैं, जैसे मंत्रालयों का बंटवारा अपनी पसंद के हिसाब से करवाना, अपने समर्थक अफसरों को जरूरी जगहों पर बिठाना। और कभी कभी तो ये दबाव भी आता है कि सहयोगी दल के नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दो। बाप रे, तो क्या राजेश की सरकार वो इन दबावों से बच पाए? देखिए, शुरुआत में तो लगा कि शायद वो संभाल लेंगे। नई सरकार आई और आते ही कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे लगा कि हाँ, ये पार्टी कुछ अलग करेगी। क्या किया उन्होंने? जैसे बच्चों के लिए मुफ्त और बेहतर शिक्षा का ऐलान हुआ, सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को सुधारने के लिए योजनाएं बनी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई, और कुछ छोटे अफसरों पर कार्रवाई भी हुई। तो जनता में फिर उम्मीद जगी होगी? हाँ, एक बार फिर उम्मीद जगी कि चलो, देर से ही सही, बदलाव की शुरुआत तो हुई। लेकिन ये शुरुआती उम्मीदें ज्यादा दिन टिकी क्या? गठबंधन के अपने दबाव तो होते ही हैं, वो दिखने भी लगे होंगे। बिल्कुल। धीरे धीरे जो सहयोगी पार्टी थी, उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। पहले तो मंत्रालयों के कामकाज में दखलंदाजी बढ़ी। फिर दबाव आने लगा कि उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ जो पुरानी जांचें चल रही थीं, उन्हें या तो धीमा कर दो या बंदी कर दो। और राजेश ने क्या किया? जब राजेश ने आनाकानी की तो समर्थन वापस लेने की धमकी दी जाने लगी। उधर पार्टी के अपने कुछ विधायक भी सत्ता का स्वाद चक्कर थोड़ा बहकने लगे थे।
वो भी अपने इलाकों में ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर ठेकों तक में अपना दखल चाहते थे। ओफ, ये तो मतलब चारों तरफ से फंसने वाली बात हो गई। बिल्कुल। राजेश को अब शायद समझ आ रहा होगा कि राजनीति सिर्फ अच्छे इरादों और ईमानदारी का खेल नहीं है। ये तो एक शतरंज की बिसात है, जहां हर चाल बहुत सोच समझकर, फूंक फूंक कर चलनी पड़ती है। हाँ। सत्ता बचाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कई बार ऐसी बातों पर भी चुप रहना पड़ता है या हाँ में सिर हिलाना पड़ता है जो अपना ज़मीर गवारा नहीं करता। सही बात है। वो आग, वो आदर्शवाद जो उन्हें राजनीति में खींच लाया था, वो अब व्यावहारिक राजनीति की इस पथरीली जमीन से टकराकर जैसे ठंडा पड़ने लगा था। और ये जो राजेश के साथ हो रहा था, जी, क्या ये राजनीति में, जैसा स्रोत भी बताता है, एक आम चलन है? हाँ, आपका क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, स्रोत इसी पैटर्न की तरफ इशारा करता है। इसे हम कह सकते हैं आदर्शों का धीरे धीरे कमजोर पड़ना, उनका क्षरण होना, सत्ता और उसके साथ आने वाला प्रभाव, संसाधन और हाँ पैसा, इनका नशा बहुत गहरा होता है। व्यवस्था का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कई बार अपने सिद्धांतों पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सहयोगी दलों की मांगें पूरी करनी है, अपने विधायकों को खुश रखना है, अफसरशाही को साधना है। और इन सब के बीच वो जो मूल उद्देश्य था जिसके लिए राजनीति में आए थे, वो कहीं पीछे छूटने लगता है। छोटे छोटे समझौते कब बड़े बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। छोटे छोटे समझौते कब बड़े समझौतों का रास्ता बना देते हैं, पता ही नहीं चलता। और धीरे धीरे व्यक्ति उसी तंत्र का, उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है जिसे वो बदलने आया था। और इसका असर बाहर भी दिखने लगा होगा, मीडिया में, जनता के बीच। हाँ, निश्चित रूप से। वही मीडिया जो कल तक राजेश की पार्टी को बदलाव का प्रतीक बता रहा था, अब उनके फैसलों पर, उनके समझौतों पर तीखे सवाल उठाने लगा। क्या कह रहा था मीडिया? हेडलाइनें बनने लगी, क्या जनता की पार्टी भी आम पार्टियों जैसी हो गई? कहाँ गए वो आदर्श, कहाँ गई वो ईमानदारी? टीवी बहसों में रोज उनकी आलोचना होने लगी। और जनता, जिसने उम्मीद लगाई थी? सबसे ज्यादा असर तो उसी आम जनता पे पड़ा जिसने इतनी उम्मीदों से उन्हें वोट दिया था। उनके मन में वो निराशा, वो मोह भंग धीरे धीरे वापस घर करने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद कुछ नहीं बदलने वाला, सब एक जैसे ही हैं। भरोसे का टूटना, ये वाकई सबसे तकलीफदेह होता है। हाँ, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं ना, तो एक तरह का निराशावाद, एक सिनिसिज्म समाज में फैलता है। लोग मानने लगते हैं कि राजनीति बस एक गंदा खेल है, इसमें अच्छे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और ये सोच हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। कहानी अपने सबसे मार्मिक, मतलब सबसे चुभने वाले पल पर पहुंचती है जब राजेश कई महीनों बाद अपने पुराने गांव जाते हैं। अच्छा। शायद थोड़ा सुकून पाने, अपनी जड़ों से वापस जुड़ने। वहां उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिलती हैं जो उन्हें तब से जानती हैं जब वो बच्चों को पढ़ाया करते थे, मास्टर जी थे। वो महिला बड़े ही भोलेपन से और एक अधिकार के साथ राजेश से पूछती हैं, बेटा जब तुम मास्टर जी थे, स्कूल में पढ़ाते थे, तो गांव का हर आदमी तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता था। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा सच बोलते थे, खरी बात कहते थे, जो सही है वही करते थे। हाँ। अब तुम इतने बड़े नेता बन गए हो, मंत्री बन गए हो, तो तुम वैसे ही क्यों नहीं रह पाए? सच बोलने में अब डर लगता है क्या? ओह, ये सवाल तो बहुत गहरा है। हाँ, ये किसी पत्रकार का सवाल नहीं है, किसी विपक्षी नेता का आरोप नहीं, ये उस आम नागरिक का सवाल है जिसकी उम्मीदें टूटी हैं। ये इतना सीधा, इतना सच्चा और इतना तीखा है कि राजेश ऐसा बोलने वाला व्यक्ति भी निशब्द रह जाता है। हाँ, उनकी आंखों में शायद आंसू आ जाते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो अंदर से जानते हैं कि अम्मा सच कह रही हैं। वो बदल गए हैं या शायद हालात ने उन्हें बदल दिया है। उस बुजुर्ग महिला का सवाल असल में पूरी कहानी का और शायद हमारी राजनीति की एक बहुत बड़ी सच्चाई का निचोड़ है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि सत्ता की अपनी मजबूरियां होती हैं, अपने समीकरण होते हैं, जो कई बार इंसान के बुनियादी उसूलों पर, आदर्शों पर भारी पड़ जाते हैं। और ये भी दिखाता है कि जनता आज भी चाहती क्या है। उसे चमक दमक नहीं चाहिए, लच्छेदार भाषण नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा नेता चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके, जिसकी नीयत पर शक ना हो, जो सत्ता में आकर भी अपना बना रहे। ये वाक्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर राजनीति कैसे धीरे धीरे जनसेवा का माध्यम बनने के बजाय सिर्फ कुर्सी पाने और बचाने का एक जटिल खेल बनकर रह जाती है। वो ऊंचे आदर्श, वो बदलाव की ललक जिसके नाम पर पार्टियां बनती हैं, आंदोलन होते हैं, नेता उभरते हैं, वो सत्ता के गलियारों में कहीं
खो से जाते हैं। हाँ, ये आदर्शों और यथार्थ के बीच का एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। और जैसा कि कहानी और स्रोत दोनों इशारा करते हैं, इस संघर्ष में अक्सर यथार्थ यानी कि राजनीतिक मजबूरियां वो आदर्शों पर हावी होती नजर आती हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? हमने देखा कि कैसे एक निराशा के माहौल में उम्मीद की एक किरण जगती है, कैसे जनता बदलाव के लिए किसी नए चेहरे या नई पार्टी पर अपना पूरा भरोसा जता देती है। फिर हमने देखा कि कैसे सत्ता की राह पर आगे बढ़ने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए समझौतों का एक सिलसिला शुरू होता है, वो समझौते। और अंत में कैसे वही उम्मीदें धीरे धीरे मोहभंग में एक कड़वाहट में बदलने लगती हैं। ये एक चक्रव्यूह जैसा लगता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और असली चुनौती शायद यही है, क्या सत्ता के इस चक्रव्यूह में फंसकर भी अपने मूल आदर्शों को, अपनी ईमानदारी को, अपनी नीयत को बचाए रखना संभव है? बड़ा सवाल है। या सत्ता का स्वभाव ही ऐसा है कि वो धीरे धीरे इंसान को बदल देती है, उसके सिद्धांतों को कुंद कर देती है? कहानी में कोई आसान जवाब तो नहीं देती, लेकिन हाँ, सोचने पर मजबूर जरूर करती है। शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। हाँ, और स्रोत के निष्कर्ष को अगर ध्यान में रखें तो एक अंतिम विचार जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने का एक नया पहलू दे, क्या समस्या राजनीतिक व्यवस्था में ही है? मतलब क्या हमारी चुनावी प्रणाली, हमारे राजनीतिक दलों का ढांचा ही ऐसा है जो आदर्शों को पनपने नहीं देता, जो समझौतों को एक तरह से जरूरी बना देता है? या फिर ये व्यक्तिगत चरित्र का, इच्छा शक्ति का और नैतिकता का सवाल है कि कोई व्यक्ति सत्ता के दबावों का कितना सामना कर पाता है? अच्छा, तो सिस्टम की गड़बड़ी है या व्यक्ति की? या दोनों? और अगर ये वाकई एक दुष्चक्र है तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे राजनीति में आदर्शवाद सिर्फ एक शुरुआती जोश बनकर ना रह जाए, बल्कि सत्ता में आने के बाद भी कायम रह सके? इस पर सोचना जरूरी है।